हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट चैप्टर हमने कवर किया था 7, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। आज हम उसी से आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग पेज नंबर 147 ओपन कर लो, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मोंटेसरी पद्धति का सविस्तार वर्णन करें। एक्सप्लेन द मोंटेसरी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। देखो क्या था, मेरिया ने मोंटेसरी पद्धति को जन्म दिया। मोंटेसरी पद्धति संसार के लगभग सभी देशों में प्रचलित है। यह पद्धति बाल शिक्षा के लिए बहुत प्रभावशाली है। अब देखो, इसका हम स्टार्टिंग एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, प्रारंभिक अनुभव। इनका जन्म इटली में 1870 में हुआ। वह इटली की पहली महिला डॉक्टर थी। यह संसार की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुई। इनकी इच्छा अभिनेत्री बनने की थी और इनका उद्देश्य, उन्होंने नाटकीय कक्षा में भाग भी लिया अभिनेत्री बनने के लिए, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि उनका उद्देश्य कुछ और है। उन्होंने लेडी डॉक्टर बनने का निश्चय किया। उन दिनों स्त्रियों के लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे बंद थे। उन्हें अनेक समस्याएं देखनी पड़ी और उन समस्याओं के साथ उन्होंने प्रवेश कैसे प्राप्त हुआ, उनके लिए उन्होंने क्या कुछ संघर्ष किए, ये सारी चीज़ें आप इनके प्रारंभिक अनुभव में पढ़ोगे। उसके बाद आता है मानव विज्ञान का प्राध्यापक। अब देखो क्या है, 1900 से लेकर 1907 तक उसने रोम विश्वविद्यालय में 7 वर्ष तक मानव विज्ञान के अध्यापक के रूप में कार्य किया। वहीं उसे बच्चों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ सकते हो। अब देखो, पाठशालाओं की निरीक्षिका कैसे बने। 1907 में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोला और उनका नाम शिशु गृह रखा। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह उन्होंने शैशव विकास संबंधी वास्तविक यथार्थों का अध्ययन किया। अब भारत की अगर हम यात्रा की बात करें तो सन 1939 में मोंटेसरी भारत आई और यहाँ पर 1952 तक रही। वह भारत में अपनी पद्धति का प्रचार करती रही और उसी के अनुसार अध्यापकों का निरीक्षण करते रहे। इसके बाद 1951 में हॉलैंड चले गए और 1952 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये पूरा टाइम पीरियड बता रखा है 39 से लेकर 52 तक। अब उनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो नीचे गिवन है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। अब उनसे प्रेरित करने वाले विचार क्या कुछ थे। बच्चे का शरीर बढ़ता है और आत्मा विकसित होती है। ये दोनों शारीरिक और मानसिक स्वरूप एक ही शाश्वत जीवन के 2 रूप हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें विकास के इन दोनों रूपों में निहित रहस्यात्मक शक्तियों को न तो समाप्त करना चाहिए और न ही अवरुद्ध करना चाहिए। अब इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, आंतरिक विकास, परियों की कहानियों के लिए स्थान का न होना, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो इस तरह के कुछ प्रमुख सिद्धांत हमें मोंटेसरी से मिले। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोंटेसरी पद्धति में शिक्षक का स्थान। इनका कहना था कि शिक्षक को जीवन की गहन साधना से प्रेरित होना चाहिए, जिससे बच्चे के जीवन का विकास हो सके। शिक्षण माली के रूप में इनका विचार है कि शिक्षक का माली की भांति, जैसे कि वो पेड़ पौधों की रेख देख करते हैं, इसी तरह से
शिक्षक को भी बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने शिक्षक को लेके अपनी जो भी विचारधाराएं थी वो हमारे सामने प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं कि मोंटेसरी पद्धति के गुण क्या क्या थे। तो इनके गुणों में आता है पढ़ने लिखने के अनूठे सिद्धांत, छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना, व्यक्तिगत शिक्षण, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षण, जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति, सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार। अब हमेशा हम पढ़ते आए हैं कि जिस भी पद्धति में आपको गुण मिलेंगे वहीं पर हमें उसके दोष भी देखने को मिलेंगे। तो इनके दोष देखते हैं। सबसे पहला आता है शारीरिक पहलू पर मनोवैज्ञानिक पहलू की हमेशा अधिक बल रही है। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे यांत्रिक तथा कृत्रिम प्रबोधक साधन। इन्होंने साधनों को बहुत महत्व दिया है और आलोचकों का तर्क है कि साधन अध्यापक और बच्चों के लिए बंधन है। तो ये भी इनकी पद्धति का एक मुख्य दोष माना गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोंटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों का कोई स्थान नहीं है। परियों की कहानियों का कल्पना शक्ति के विकास की दृष्टि से गहरा महत्व है। तो इसे भी आलोचकों ने एक दोष के रूप में देखा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखो नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा पद्धति का सविस्तार वर्णन करें, यानी कि व्हाट इज बेसिक एजुकेशन। तो देखो बेसिक एजुकेशन का जहाँ भी जिक्र आएगा वहाँ हम महात्मा गांधी जी के बारे में अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति है इसमें महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो देखो गांधी जी का शिक्षा दर्शन, उन्होंने हमें अलग अलग विचार बताए जिसमें मुख्य थे रक्सीन का प्रभाव, सेकंड हम पढ़ेंगे टोल्स्टॉय का प्रभाव। अब रक्सीन का प्रभाव क्या था, इसमें हमें पढ़कर पता चलेगा कि गांधी जी ने श्रम के महत्व पर विशेष बल दिया है। टोल्स्टॉय के प्रभाव को हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चलेगा कि शिक्षा में प्रेम का क्या महत्व होता है। इसके बाद हम गांधी जी के शैक्षिक विचार पढ़ेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ना, ये मैंने आपको पहले भी कवर करवाया था कि गांधी जी को शिक्षा को लेकर उनकी क्या विचारधाराएं थी। तो अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो इस क्वेश्चन को वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। अब देखो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। सबसे पहला आता है मुक्ति का उद्देश्य, सेकंड हम पढ़ेंगे शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य, उसके बाद आता है चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा, फोर्थ नंबर हम पढ़ेंगे पूर्ण विकास का उद्देश्य। तो ये उनकी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद अगर हम बात करें गांधी जी की, तो इन्होंने अध्यापक को अपनी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा पर अन्य भाषाओं के महत्व को समझना, कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं उपयुक्त हैं जो हमारी बोली जाती हैं, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उनको हमेशा अन्य बोली जाने वाली भाषाओं से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा मानना था गांधी जी का। ठीक है, तो ये उनकी कुछ पद्धतियाँ थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों की स्क्रीन पर है। खेल द्वारा शिक्षा पद्धति का क्या तात्पर्य है। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशन बाय प्ले वे। तो देखो खेल द्वारा शिक्षा, अब पद्धति का खेल शिक्षा को आरंभ करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है।
कुक महोदय का विश्वास था कि कुशलता और निपुणता क्रिया में माध्यम से आती है, अतः उन्होंने लेवे नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें खेल के महत्व को बताते हुए दर्शाया गया यदि भाषा और साहित्य की शिक्षा के लिए कक्षा कार्य में वाद विवाद और नाटक के रूप में खेल की भावना उत्पन्न कर दी जाए तो बालक खेलते खेलते ही भाषा को स्वाभाविक रूप में सीख सकते हैं। इसमें हम इनके 3 मुख्य लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्वतंत्रता, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वाभाविकता और तीसरा हम पढ़ेंगे सुख। ठीक है, अब देखो इन्होंने खेल की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जैसे कि स्टर्न के अकॉर्डिंग खेल एवं स्वेच्छानुरूप आत्म संयम की क्रिया है। तो खेल की जो भी परिभाषा आप लोगों को आसानी से समझ आए, आप इसमें से सिर्फ उतना ही पढ़ो। इसके बाद हम पढ़ेंगे खेल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब देखो शक्तिवर्धन का सिद्धांत क्या था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रतिपादन का श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल को है। मैकडूगल के अनुसार बालक को थक जाने पर ही खेल में आनंद आता है। दूसरे शब्दों में जब वह थोड़ी देर खेल लेता है तो उसकी पहली थकान दूर हो जाती है और उसके अंदर नई शक्ति पैदा होती है, जिससे कि कार्य को समझने और करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब खेल का शैक्षिक महत्व क्या है। खेल अपनी इच्छा से खेला जाता है, जिससे बालकों की श्वास क्रिया में तेजी आती है, उनका रक्त संचार बढ़ता है। तो खेल का हमारी शिक्षा में जो महत्व है उसमें सबसे पहले आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि खेल को अगर हम शिक्षा में अपनाते हैं तो उससे बालकों को स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, बच्चों को खेल से उत्तरदायित्व का भी काफ़ी ज्ञान होता है। तीसरा, जब भी हम खेल खेलते हैं तो उससे हमारी रुचि का सिद्धांत भी पता चलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खेल विधि के गुण। जैसे हमने बाकी पद्धतियाँ पढ़ी उनके भी गुण और दोष थे, इसी तरीके से खेल विधि के भी गुण रहेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि यह विधि क्रिया प्रधान है और शिक्षक का कथन गौण खेल विधि के अंतर्गत क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता का महत्व है, रुचिपूर्ण सीखने की विधि है या फिर उत्तरदायित्व का विकास होता है। अब वही है कि जहाँ पर आपको गुण मिलेंगे वहीं पर किसी भी चीज़ के, किसी भी पद्धति के दोष भी मिलेंगे। तो इसका दोष क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता के बुरे परिणाम। सेकंड था सभी विषयों का पढ़ना असंभव। तीसरा इसमें था प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। और फोर्थ हम पढ़ सकते हैं ऊंची कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। ठीक है स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आपको शो होता है, यहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप करके AFCA कंप्यूटर सेंटर हिसार पर मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर है, डाल्टन पद्धति का विवरण दें। तो देखो डाल्टन पद्धति क्या थी। डाल्टन पद्धति का तात्पर्य उस सेक्शन पद्धति से है जिसका आविष्कार अमेरिका निवासी कुमारी हेलन ने सन 1913 ईस्वी में किया। कुमारी हेलन ने विभिन्न आयु के बालकों को पढ़ाने का कार्य आरंभ किया। ये सभी बालकों को सामूहिक रूप से सफलतापूर्वक ना पढ़ा सकी, अतः उन्होंने कुछ बालकों को
कार्य के निर्दिष्ट पाठ स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए दिए और शेष बालकों के प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाती रही। तो कुछ इस तरह से इन्होंने डाल्टन पद्धति का आविष्कार किया। अब देखो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डाल्टन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखो उद्देश्य पढ़ते हुए हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में रूसो, पेस्टलोजी, हर्बर्ट इस तरह के शिक्षा शास्त्रियों ने प्रचलित शिक्षक प्रधान शिक्षा का विरोध करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। फिर भी कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले बालक को तीव्र गति से एवं मंद बुद्धि बालक को मंद गति से स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के अवसर नहीं मिलते थे। दूसरे शब्दों में सभी बालकों को एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। कुमारी हेलन ने अपनी शिक्षण पद्धति में जहां एक ओर बालक को मुख्य स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व को स्वतंत्र वातावरण भी दिया। ठीक है, तो ये कुछ इनके मुख्य उद्देश्य थे। अब देखो इनकी पद्धति के सिद्धांत क्या क्या हैं। वही सेम स्वतंत्रता का सिद्धांत, सेकंड हम पढ़ेंगे पूर्ण सहयोग का सिद्धांत, और तीसरा इसमें आता है व्यक्तिगत कार्य का सिद्धांत, जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा था पिछली पद्धति में, सेम है इसमें भी। अब इनकी कार्य प्रणाली देखते हैं। सबसे पहले आता है पाठ का ठेका, यानी कि प्रत्येक विषय के कार्यों को वर्ष के 12 महीने के हिसाब से 12 भाग में बांट दिया जाता था। तो इस विषय का प्रत्येक भाग ठेका कहलाता है। सेकंड आता है निर्दिष्ट पाठ, यानी महीने के कार्य को ठेके के रूप में निश्चित करके उस साप्ताहिक कार्य के रूप में 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता था, ताकि बच्चे पाठ को आसानी से समझ सकें। इसके बाद आता है इकाई, यानी कि डाल्टन पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक ठेके में 4 निर्दिष्ट पाठ होते थे और इन निर्दिष्ट पाठों को सुविधाओं के लिए अलग अलग 5 भागों में विभाजित कर दिया जाता था। इन विभागों को इकाई कहते थे। इसके बाद कुछ प्रयोगशालाएं बनाई गई और कुछ सम्मेलन समारोह रखे गए। इसके बाद हम इनकी प्रणाली में प्रगति लेखा भी पढ़ेंगे, जिसके अनेक प्रकार थे, जैसे कि पाठ के ठेके रेखा चित्र या फिर निर्दिष्ट पाठ के रेखा चित्र और इकाई के भी रेखा चित्र पढ़े जा सकते हैं। अब हम डाल्टन पद्धति के गुण देखेंगे। सबसे पहले बालक के लिए आवश्यक प्रेरणा देना। सेकंड हम पढ़ेंगे बालक की अनुपस्थिति पर उसके कार्य का बुरा प्रभाव ना पड़ना। अब वही है कि जहाँ पे हम कुछ गुण पढ़ेंगे तो उसी पद्धति के दोष भी देखने को मिलेंगे। इनका दोष था कि सामान्य एवं कमजोर बालकों के लिए ये चीज़ें हानिकारक थी। सेकंड पूर्णता बौद्धिक विचारधारा का होना। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न विषयों का समन्वय असंभव, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप अलग अलग विषयों को इकट्ठा पढ़ाएं और एक सामान्य बालक भी सभी चीज़ों को उसी समय समझ पाए। तो ये कुछ इनकी पद्धति के दोष थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों की स्क्रीन पर है। फ्रोबेल के शिक्षा संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखो फ्रोबेल महोदय सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की आयु के छोटे छोटे बालकों की शिक्षा के लिए किंडरगार्टन नामक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, व्हाट इज़ किंडरगार्टन या व्हाट इज़ प्रोफेबल एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें बस आपने यही पढ़ना है कि इन्होंने हमें एकता का नियम दिया, और सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने हमें विकास के
नियम के बारे में समझाया। ठीक है स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप इस चैप्टर को रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं, या कोई आप लोगों का ऐसा डाउट है तो आप जो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूअस रखो। थैंक यू।